हेलो बच्चों, जीएसके रेज्यूइंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के अंदर केमिस्ट्री के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीईटी और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम और 10th बेस्ट सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से लिए गए हैं, जिनमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखो क्या दिए। ये कह रहा है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से बर्निंग से पहले। क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे आपको ऑप्शन दिया। नंबर फर्स्ट है मेक द रिबन सरफेस शाइनर। नंबर सेकंड है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। नंबर थर्ड जो आपको ऑप्शन दिया है वो है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। और नंबर फोर्थ जो आपको दिया है वो दिया है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है कि रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। देखो ये कैसे होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि जैसे ही मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम किसके टच में आएगा? एयर के टच में आएगा, तो उससे बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उससे बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रिमूव किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिए। ये कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड ए सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। किसके वाइट पीपीटी बनेंगे? तो यहाँ पे इसने एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो कि किसके बीच में दी है? सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में और जो बेरियम क्लोराइड के बीच में। ठीक है। और ये कह रहा है जब इनकी रिएक्शन होती है तो इनकी रिएक्शन से क्या है, पीपीटी मिलते हैं। किसके मिलेंगे? बेरियम सल्फेट के और यहाँ पे HCl मिलते हैं। तो जो पीपीटी मिलेंगे वो यहाँ पे हमें किसके मिल रहे हैं? बेरियम सल्फेट के। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसने दिए कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो कॉम्बिनेशन या हम इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो उसके अंदर इसने बताया कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस इसने बताई है तो उसके अंदर ये कह रहा है कि जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है? कंबशन होता है। कैसे? जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ये आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिए हैं और हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और उसी एनर्जी का यूज़ हम हमारे डेली वर्क्स के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई देगा? तो हमने पढ़ा है कि जो भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब वो रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जो दिया है वो कौन सा है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस को शो कर रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए है। इसमें दिया है कि ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से वो ऑप्शन जो है ये शो कर रहा है कि उसमें केमिकल चेंज को वो दिखा नहीं रहा? तो नंबर फर्स्ट इसने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो इसने दिया ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, ये भी क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है। थर्ड वन अगर आप देखो तो इसमें दिया रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक है। और नंबर फोर्थ जो आप देखो उसमें दिया चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई भी जो एटम है उसका एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता।
तो यानी जो इसने पूछा है उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। क्यों? जैसे अगर आप देखो तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है। तो इसमें क्या है, जो इसने फर्स्ट जो फैक्ट बोला है उसमें यही कहा है कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से डिफरेंट होगी। इसमें ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट भी हो रही है। बट ऐसे नहीं है कि कार्बन कोई नाइट्रोजन में चेंज हो गया या कार्बन किसी ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट आपने को दिया है क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कोई केमिकल चेंज को शो नहीं कर रही है। तो इनमें सबसे पहले दिया है मेल्टिंग ऑफ कैंडल व्हेन हीटेड। तो यानी कभी भी जो कैंडल मेल्ट होती है तो उसमें क्या होता है, ओनली फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा, जबकि बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या है, केमिकल चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। फिर इसने कहा डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज को दिखाएगा। राइपनिंग ऑफ बनाना भी किसको शो करेगा, केमिकल चेंज को। तो इसने ये पूछा है कि कौन सी है जो केमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा ए। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिए वो दिए इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दी लॉ। इनमें कौन सी, जो इसने बताया कौन सा लॉ अप्लाई होता है जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हो, बैलेंस करते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल चेंज को शो कर रही है, तो मोशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ना ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, ना ही यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसने बताया कि जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, जैसे ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं, जब आप इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग में इस तरह करते हो जिसमें आप ये शो करोगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड होते हैं उतने ही एटम्स क्या होने चाहिए, राइट साइड होने चाहिए, या जो मास होगा लेफ्ट साइड के एटम्स का वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो राइट साइड के जो एटम्स दे रखे हैं या उनके मास के इक्वल होगा। तो यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिए है उसने कहा है कि ऑल द मेथड मेंशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ एक मेथड दिए हैं जिनमें ये कह रहा है कि कुछ एक ऐसे मेथड है उनको छोड़ के बाकी जो मेथड है वो फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए होते हैं। तो कौन से मेथड है जो रेंसिड से प्रिवेंशन करते हैं और कौन से नहीं करते। तो नंबर फर्स्ट अगर आप देखो तो इसमें दिया है कि स्टोरिंग दी फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो इसका मतलब ये तो प्रोटेक्शन करेगा फूड का, तो ये अपने यानी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो इसने दिया है स्टोरिंग दी फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाए तो फूड क्या है, रेंसिड नहीं होगा, मतलब फूड खराब नहीं होगा। रेंसिड का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑयली या फैटी फूड होता है जब वो एयर के टच में आएगा, एयर मॉइस्चर वगैरह के में, तो उससे क्या होता है, जो उसने बताया कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। फूड क्या हो जाता है, थोड़ा उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो उसको रेंसिड बोलते हैं। तो यहाँ इसने बताया जो थर्ड मेथड है उसमें दिया है कि कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये कोई फूड को रेंसिड होने से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, चाहे कितने भी साफ बर्तन में फूड को रख दिया जाए, ठीक है। अगर उसमें एयर मॉइस्चर या लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो फूड रेंसिड हो जाएगा। फिर फोर्थ दिया ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड, तो इससे भी कोई फूड की प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर जो मिलेंगे वो मिलेंगे कौन से, थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपको क्या मिलेगा, करेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है 8th क्वेश्चन, उसमें दिए रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन विच इज ए कम्बिनेशन। तो आपने पढ़ा होगा कि आयरन की जब रस्टिंग होती है, ठीक है, तो जब ये मॉइस्चर या एयर के टच में आएगा तब आयरन की क्या होती है, रस्टिंग होती है, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये एयर के टच में आएगा तो बनाता है क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा,
फेरिक ऑक्साइड। और जब ये क्या आएगा, मॉइस्चर के टच में आएगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O, जो कि क्या है, रस्ट का फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें इसने पूछा है कि जो रस्टिंग है वो कौन कौन सी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन अपने को दिया हुआ है। तो रस्टिंग में अगर आप देखोगे तो एक तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है वो दिए, यू आर गिवन दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दी है जिसमें आपको क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन दी हुई है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करके कॉपर और H2O मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी दिखा रही है या डबल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। तो इसमें देखो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपस में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद इसने कहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट है, वो ऑक्सीजन रिमूव हो गई और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है रिडक्शन को, और नीचे वाली जो रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीडेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिडॉक्स रिएक्शन को, और उसके साथ साथ क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है उसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो यहाँ इसने कहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेरस है सल्फेट दिया है। अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए, क्या किया जाए, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये डीकम्पोज होके क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3। ठीक है, और जो मेन प्रोडक्ट होंगे उसमें इसने कहा है कि जो कलर चेंज होगा वो कहाँ से होगा। अगर आप देखो तो जो फेरस सल्फेट होता है वो होता है क्या, ग्रीन कलर का, और ग्रीन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका कलर होता है क्या, ब्राउन। ठीक है, इसमें साथ में ये गैसें रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिए हैं वो दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। यानी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड के अंदर कौन सी गैसेज जो है वो फूड को रेंसिड होने से प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके अंदर आप देखो कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ नहीं होता, ऑक्सीजन गैस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करवा देगी, ऑक्सीडेशन करवा देगी, और नियॉन गैस तो ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब के अंदर ऐड की जाती है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा जो करेक्ट वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन गैस रहेगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिए वो दिए द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आयरन ऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्स मेटल दे रखा है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जो एक्स होगा वो इनमें से कौन सा हो सकता है। तो एक्स हमें पता है वही होगा जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो वैसे अगर आप देखो तो कॉपर जो है वो तो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वैसे तो सोडियम के पैलेट भी हैं, सोडियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, बट यहाँ पे जो हम देखेंगे मोस्टली वो किसका ऑप्शन अपने को देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम का, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आयरन से जस्ट जो अपर साइड होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, और इसी के ही रोड का यूज किया जाता है किसके लिए, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद है आपको आज के कुछ एक जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है वो समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको इस तरह ही मिलती रहेगी। थैंक यू।